जय हिंद दोस्तों, मैं उजाली राज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेनेक्स एजुकेशन पर स्वागत करती हूं। आई होप मैंने सुबह में जो वीडियो अपलोड करा था जिसमें CDPO 2018 के नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस थे, यानी अप टू 100 क्वेश्चंस जो हो गए हैं वो आपने देख रखा है। और अब मैं अपलोड करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक, क्योंकि इसमें मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हुए थे। तो आइए एक एक करके आज हम इस सेट्स को ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है? ठीक है, तो रूस का जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर है ये बाल्टिक सी के यानी बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। और आप ध्यान रखेंगे कि ये नेवा नदी के किनारे यानी नेवा नदी के नज़दीक पड़ता है। ठीक है, क्या? नेवा नदी। ठीक है, रशिया का कल्चरल कैपिटल बोला जाता है सेंट पीटर्सबर्ग को, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है? मेक श्योर क्वेश्चन में पूछा है नहीं है। ठीक है, तो इसका जो होगा सही आंसर होगा सेशेन। सेशेन जो है ये फ्रांस का नहीं बल्कि जर्मनी का मदिरा प्रोड्यूसिंग रीजन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो नामीबिया तट के साथ जो जलधारा बहती है, ठंडी जलधारा, उसको हम बेंगुएला करेंट कहते हैं। ठीक है, और ये बेंगुएला करेंट जो है ये एक कोल्ड करेंट है जो अटलांटिक ओशन में बहती है, आप ध्यान रखेंगे। और इसी के कारण नामीबिया डेजर्ट जो है इसमें घना कोहरा छाया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? ठीक है, तो इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय याद रखिएगा कुर्द है, और जो कि लगभग 17% ऑफ द पॉपुलेशन है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो कुर्द लोग हैं ये बेसिकली ईरान से गए हुए लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं, यानी ब्राज़ील के पठार में जो मैदान पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कंपोस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कंपोस कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? तो पराग्वे, उरुग्वे, ठीक है, और अर्जेंटीना, ये 3 कंट्री में मेनली ये पाया जाता है, पराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना में। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितने से कम होती है? मतलब कहा जाता है कि जहाँ शुष्क भूमि पर कृषि की जाती है भारत में, जो कि लगभग 1/3 क्षेत्र है पूरे एग्रीकल्चर लैंड का, इस पे ये जो वर्षा होती है वार्षिक वर्षा वो कितनी होती है? तो 75 सेंटीमीटर से कम होती है। और ये रीज़न मेनली याद रखिएगा राजस्थान, गुजरात जैसे इलाकों में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट 107, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? ठीक है, तो आपको पता है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो हरीके बैराज से निकलती है। और इस हरीके बैराज कहाँ पर है ये स्थित? तो सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? तो पंजाब के फिरोजपुर में पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो लार्जेस्ट कैनाल है जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। ओके, और एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो इंदिरा गांधी नहर है इसको राजस्थान की मरु गंगा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? राजस्थान की मरु गंगा। अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो देखिए, पूर्वी घाट उगते हैं यहाँ, पश्चिमी घाट यहाँ भी उगते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र यहाँ भी उगते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। लेकिन अंडमान द्वीप में यहाँ पे जो होता है वो अर्ध सदाबहार वन नहीं बल्कि
जो वेट फॉरेस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 109, दंडकारण्य में इरावदी सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इरावदी और सबरी जो है वो याद रखेंगे गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। और ये इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि पेनगंगा और मजीरा, ठीक है, पेनगंगा और मजीरा ये भी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और साथ ही साथ इरावदी नदी के तट पर ही इसी नदी के ऊपर क्या है, चित्रकूट वाटरफॉल है, जो कि भारत का नियाग्रा फॉल्स कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मॉनसून के प्रदर्शन से संबंधित है? ठीक है, तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, जिसमें करेक्ट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और ITC जेट का खिसकना, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरु नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1011। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1011 है, मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है? तो मणिपुर के जो मध्य घाटी है वहाँ पे जो गैर अनुसूचित लोग हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको हम मैतेई कहते हैं, ठीक है। और ये मैतेई लगभग 40% मणिपुर के पॉपुलेशन के बराबर हैं। और इनका जो निवास स्थान है वो है नव्य घाटी, ठीक है। कौन सी घाटी? नव्य घाटी, ये नव्य घाटी में निवास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, भारत के वे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST जनसंख्या का प्रतिशत उनके कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है, यानी मैक्सिमम SC पॉपुलेशन कहाँ है और मैक्सिमम ST पॉपुलेशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन से राज्य में है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका सही जो आंसर होगा वो होगा पंजाब और लक्षद्वीप, जहां पंजाब में 31.9% SC पॉपुलेशन है और जबकि लक्षद्वीप में 94.8% पॉपुलेशन ST का है। अगला क्वेश्चन, जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रा के नज़दीक है, जो कि कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर में है। इसको दिसंबर 1956 में खोला गया था, ठीक है। और इसकी लंबाई भी आप याद रखेंगे 2.85 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आप बिहार का मैप का क्वेश्चन कभी कभी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मैप बेस्ड होते हैं और वो आपको जब तक मैप की प्रैक्टिस नहीं होंगे वो नहीं समझ में आएगा। ये उसी का क्वेश्चन है एक तरीके से। चलिए, तो ऑप्शंस देखिए, गंगा सोन विभाजन, चलिए आप ये देख लीजिए क्योंकि झारखंड की बात कर रहा है तो सोन नदी और झारखंड नदी मतलब झारखंड शहर के तरफ से ही सोन नदी यानी साउथ से ही बहती है, तो ये सटा हुआ हो सकता है। अंग का मैदान भागलपुर साइड वाला जोन है जो ये भी सटा हुआ हो सकता है। मगध का मैदान जो हो गया वो गया साइड वाला जो एरिया है वो भी सटा हुआ हो सकता है। तो इस तरीके से कुल 8 ज़िले हैं जो झारखंड से बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन इनमें मिथिला का जो मैदान है जो उत्तरी भाग में पाया जाता है तो ये झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन 115, भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार
बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है, यानी टॉप से कैवा पोजीशन है महिला साक्षरता दर में बिहार। तो आपको पता है महिला साक्षरता दर में बिहार का पोजीशन आखिरी यानी 36वां पोजीशन है, सबसे कम पोजीशन है। और यहाँ का परसेंटेज क्या है फीमेल एजुकेशन का, तो 51.1%। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हाल ही में, याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ मेल का पॉपुलेशन है 71.2% और ओवरऑल बिहार का लिटरेसी रेट है 61.8%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है, ठीक है। तो ये जो संबद्ध है ये दिया से संबंध है। और ये होता क्या है, तो नदी के दोनों दोनों ओर तटबंधों के बीच में जो अवसाद जमा होते हैं वो दिए के आकार में होते हैं, इसी से ये नाम पड़ा है दियारा भूमि, ठीक है। अगला क्वेश्चन 117, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत नहीं है, ठीक है। तो इसका जर्दालू आम पहला ऑप्शन, ये तो है ही। मूंगा रेशम ये नहीं है। कतरनी चावल जो धान होता है वो है। मघी पान भी है, ठीक है। तो आप इसका सही जो आंसर होगा वो होगा मूंगा रेशम। ये जीआई टैग इसको नहीं मिला है। साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि मखाना और शाही लीची, ठीक है, इन दोनों को भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अगला सवाल 118 नंबर, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो गंगा नदी में जो सोन नदी मिलती है वह कहाँ से निकल के आती है, तो अमरकंटक के पठार से निकल के आती है। और यह अमरकंटक का पठार कहाँ है, तो ये एमपी में है, ठीक है। इससे नर्मदा नदी भी निकलती है, ये भी याद रखिएगा। और सोन नदी जो है वो दानापुर के पास गंगा में आकर के मिलती है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, यानी एसटी पॉपुलेशन में सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन है वो किसका है, तो आप ध्यान रखेंगे वो जो है वो संथाल जनजाति का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। तो आप सबको ये चीज़ पता है कि ये गंगा नदी के किनारे जो भी हमारे ज़िले पड़ते हैं उनको ऑर्गेनिक कॉरिडोर वहाँ पे डेवलप किया जाएगा ताकि हम ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को बढ़ावा दे सकें। और ये योजना कब से शुरू किया गया, तो 2018 से, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 121, भारत का, अब देखिए पॉलिटी के क्वेश्चंस आ चुके हैं। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। तो भारत का संविधान जो था सबसे पहले तो आपका संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया। कब ग्रहण किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और इसी 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते भी हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो 6 दिसंबर को हो गया था और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, ये जो 3 वर्ड हैं इसकी प्रेरणा कहाँ से आती है। तो ये आपको मालूम है कि इसकी प्रेरणा जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति थी, फ्रेंच क्रांति से लिया गया है, ठीक है। और ये फ्रेंच क्रांति कब हुआ था, तो 1789 में हुआ था। लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि ये तीनों शब्द फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में 1848 में शामिल किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, ठीक है। तो कौन सा, क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष बनाता है कंट्री, है ना। तो ये देखिए मौलिक अधिकार तो दिया है लेकिन इसमें सारा मौलिक अधिकार तो ऐसा नहीं है, ऑल्दो इसका ऑप्शन ई होना चाहिए, बट बीपीएससी ने इसका आंसर
क्या दिया है? तो इसका आंसर भारत संविधान की प्रस्तावना दिया है, क्योंकि क्लियर कट क्वेश्चन में शायद पूछ लिया है कि किसने वर्णित किया है, तो कहाँ पे डायरेक्टली लिखा गया है, भावना नहीं पूछा है, लिखा गया है। तो ये कहाँ लिखा गया है? तो प्रस्तावना में ही एक सेक्युलर वर्ड है, और जो कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 32 के अंदर मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 125, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो देवनागरी लिपि में बोलता है कि हिंदी जो होगी वो लैंग्वेज ऑफ यूनियन होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 343। 343 का 1 सब आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ठीक है, साथ ही साथ आप ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 343 से लेके 351 तक ये क्या है? तो यहाँ पे हिंदी भाषा के विकास वगैरह के लिए उपबंध दिए गए, हिंदी भाषा से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड सारे भी उपबंध दिए गए हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास की बात की गई है। ठीक है, और आप ये भी याद रखिएगा कि भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। ठीक है, अगला सवाल, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो पहली बार अगर इमरजेंसी लगता है तो मैक्सिमम वो 6 महीने के लिए हो सकता है। मतलब कि अगर एक बार संसद द्वारा अनुमोदित हो जाए इमरजेंसी तो वो 6 महीने तक के लिए रहेगा। ये कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान, मतलब लक्षद्वीप में तो सीएम नहीं होते हैं, है ना, उसी तरीके से पौंडीचेरी, चंडीगढ़, ये सब में तो सीएम नहीं है ना। सीएम कहाँ, सॉरी पौंडीचेरी में है, सीएम कहाँ होते हैं? दिल्ली और पौंडीचेरी, यही दो जगह। तो ये जो प्रावधान दिया गया है, ये दोनों प्रावधान किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो ये आप याद रखिएगा, ये आर्टिकल 239 के तहत दिया गया है, और 239AA इसमें ये लिखा गया है कि इनकी नियुक्ति जो होगी वो कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। बाकी जितने भी स्टेट होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भाई किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग। इसका उपबंध कहाँ है? तो आर्टिकल 148 से लेके 151 तक है। ठीक है, और कैग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो जनहित याचिका की जो धारणा है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो ये अमेरिका से लिया गया है, और यहाँ पे आप याद रखेंगे कि भारत में इस कंसेप्ट को लाने वाले थे जस्टिस PN भगवती। ठीक है, उसके बाद ये याद रखिएगा कि पहला PIL जो था वो सुनील पात्रा द्वारा डाला गया था। कब? 1979 में। ठीक है, और ये एक बिहार के ही थे, और ये केस क्या था? तो हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? यानी इल्लीगल अगर हम किसी को हिरासत में रखते हैं तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है। या मेनली सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा जारी करती है, और ये जो रिट होती है इसको हम हेबियस कॉर्पस कहते हैं। ठीक है,
जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर जो भी जिसको बंदी बनाकर रखा गया है उसे कोर्ट में पेश किया जाए। अगला सवाल, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान, मैंने पूरे संविधान संशोधन पे वीडियोस दिए हैं, ये ऑप्शन नंबर सी यानी पार्ट 20 आर्टिकल 368 के अंदर दिया गया है, जो कि कहाँ से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति, और ये जो प्रोविज़न है ये आर्टिकल 63 के अंडर ही मेंशन किया गया है। ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 133, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, और ये इसका सही आंसर जो होगा वो होगा फ्री फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सी निवेशक एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकता या सकती है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है आरबीआई, व्यक्ति या वित्त प्रतिष्ठान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये तीनों, 1, 2 और 3, यानी कि आरबीआई, व्यक्ति या वित्त प्रतिष्ठान तीनों ही इसे खरीद सकते हैं, लेकिन ये जारी किया जाता है मोस्टली जो आरबीआई होती है, ये फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें आरबीआई करती है। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो आपको पता है कि एक साल में कितनी बार आर्थिक नीति आती है? तो 2 बार, हर 2 महीने पे, यानी 6 बार कुल आर्थिक नीति आती है। पहला रिपोर्ट कब आता है? अप्रैल में शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अप्रैल से ही हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त लक्ष्य के लिए एकड़ के रूप में उपयोग करती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इको का क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीआई। ठीक है, और ये सीपीआई जो मेथड है इसको आरबीआई ने कब अपनाया था? तो ये बस याद रख लीजिए, 2014 में आरबीआई ने इसे अपनाया था। ठीक है, सीपीआई संयुक्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137, नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित होती है? ठीक है, तो नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की जो उधार दर की गणना होती है वह किस पर आधारित होती है? तो ये धन के सीमांत व्यय के ऊपर डिपेंड करता है, और जिसको आरबीआई कंट्रोल करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 138, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्री चर को प्रभावित करता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा मूल्य स्तर। ठीक है, इको के मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं ला रही हूँ, क्योंकि इको का एक्सप्लेनेशन आपका पूरा सर के द्वारा लाया जाएगा, लालजी सर के द्वारा, इसलिए मैं बस आंसर्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 139, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्धनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? ठीक है, तो ये जो है जो भी बाहरी लोग आते हैं वो इकोनॉमिक पर्पस से इसकी तुलना किससे की जाती है? तो ये एक तरह का एक्सपोर्ट होता है।
ठीक है, टूरिज्म क्या है, एक तरह का एक्सपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो ये क्या होता है, ये राजस्व व्यय होता है, ठीक है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से जो प्राप्त होती है राशि वो कहाँ जमा होती है? तो ये भारत सरकार के सार्वजनिक खाते में जमा होती है। और ये क्या है, तो ये एक तरह का टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट होता है जो कि सिटीजन के द्वारा किसी भी पोस्ट ऑफिस से जाके खरीदा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटा जो होता है वो, इसका ऑप्शन होगा ए, कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति के बराबर होता है, यानी कुल खर्च और उधारी को जोड़ करके कुल कमाई के बीच का अंतर आप निकालेंगे तो ये जो होगा ये राजकोषीय घाटा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। देखिए क्वेश्चन नंबर 143, वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले समान रहे वह दर है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर, वहाँ फाइनेंशियल ईयर देखा था हमने और यहाँ एग्रीकल्चर ईयर की बात की जा रही है। तो एग्रीकल्चर ईयर कब होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 145, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 की जनसंख्या के अनुसार क्या है? तो पॉपुलेशन में बिहार का स्थान क्या है? तो पॉपुलेशन में बिहार का स्थान तीसरा है। ठीक है, कितना पॉपुलेशन यहाँ 10.404 करोड़। ठीक है, फिर 8.6% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन बिहार में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बिहार के किस जिले में? तो रोहतास में जो है वो साक्षरता दर सबसे अधिक है। कितनी है? तो 75.5% है। ठीक है, और जो इंडिया के एवरेज से ज़्यादा है, ठीक है, अगर कभी पूछ ले तो इंडिया का एवरेज 73% है और इससे ज़्यादा है बिहार के रोहतास का। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, ये एक तरीके से करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा GEN ऑल्स्टॉम। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बिहार के मढ़ौरा और मधेपुरा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? कपिलांश धातु उद्योग जो है ये कास्ट आयरन उद्योग की तरह है। ठीक है, जो कि कहाँ खोला गया है? इसका ये बक्सर ज़िला के राजपुर में खोला गया है। ठीक है, और ये एक शाखा है कहाँ की? तो महाराष्ट्र के नागपुर एजेंसी की ये एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की थी? तो सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना रामचंद्र सिन्हा जी ने किया था। कब? 1983 में। आप सभी को बिहार में सुधा दूध कितना फेमस है आपको पता ही है, तो इसका ये भी देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसकी स्थापना किसने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लीची उत्पादन है। लीची आप जानते हैं कि देश में सबसे ज़्यादा कहीं लीची होता है तो भाई बिहार में होता है, जो लगभग भारत के उत्पादन का 74% होता है। तो बिहार में लीची उत्पादन लगभग 74% है और ये देश में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आकर के आपका
पूरा 150 क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, यानी CDPO 2018 के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अब कल मैं आपको दूसरा सेट लेकर के आऊँगी, जिसको अब मैं सिर्फ 2 पार्ट में डालूँगी, यानी 70 क्वेश्चंस और 70 क्वेश्चंस, क्योंकि 10 क्वेश्चंस मैथ्स होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।